भारत एक ऐसा देश है जहां हर कदम पर कोई ना कोई रहस्य छिपा है। यहाँ हजारों ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहीं पत्थरों में दबी सभ्यताओं के निशान हैं, तो कहीं जंगलों के बीच अनजानी गुफाएं जो आज भी रहस्य समेटे बैठी हैं। यहाँ का हर मंदिर, हर झील, हर किला अपनी एक अनकही कहानी कहता है। सदियों पुरानी इमारतें अब भी समय को चुनौती देती खड़ी हैं और प्रकृति के चमत्कार ऐसे दृश्य रचती है जिन्हें देखकर लगता है मानो धरती ने खुद इन्हें अपनी गोद में संवारा हो। भारत सिर्फ संस्कृति या इतिहास का देश नहीं, यह एक ऐसा जीवित रहस्य है जो हर यात्री को अपने भीतर कुछ खोजने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक और लोहे की ताकत का स्मारक, भारत के हृदय में। गुजरात की नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार सरोवर बांध से कुछ ही दूरी पर एक विशाल प्रतिमा खड़ी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह प्रतिमा सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक विचार का रूप है जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। यह महान पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, वही व्यक्ति जिन्होंने आजादी के बाद देश के 562 रियासतों को एक साथ जोड़कर भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाती है। इसे नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में साधु बेट नामक द्वीप पर बनाया गया है, जहां चारों ओर पहाड़, नदियां और हरियाली इसे प्राकृतिक भव्यता प्रदान करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और उस दिन से यह आधुनिक भारत का गर्व बन गया। इस प्रतिमा के निर्माण में 2500 से अधिक मजदूरों और 300 से अधिक इंजीनियरों ने वर्षों तक दिन रात काम किया। विशेष बात यह है कि इस स्मारक को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की तेज हवाओं और 6.5 तीव्रता तक के भूकंप को झेलने के लिए तैयार किया गया है। इसका अर्थ केवल तकनीकी नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक भी है। यह सरदार पटेल की उस दृढ़ता और अडिगता का प्रतीक है जिसने भारत को बिखरने नहीं दिया। प्रतिमा के लोहे का भी एक विशेष महत्व है। जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो पूरे देश के किसानों से उनके पुराने औजार और लोहे के हिस्से एकत्र किए गए। इन हजारों टनों लोहे को पिघलाकर प्रतिमा की संरचना में उपयोग किया गया। यह इस विचार का प्रतीक था कि देश के हर नागरिक ने अपनी मिट्टी, अपना पसीना और अपना योगदान इस एकता के प्रतीक में जोड़ा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास 20,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, एक झील बनाई गई है और यहाँ आने वालों के लिए एक आधुनिक संग्रहालय भी है, जहाँ सरदार पटेल के जीवन और उनके योगदान को इंटरैक्टिव माध्यमों से दिखाया गया है। जब सूर्य अस्त होता है तो यह प्रतिमा सुनहरी रोशनी में नहाकर ऐसी लगती है मानो कोई देवता स्वयं धरती पर उतर आया हो। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि उस विचार की आवाज है जो हर भारतीय के दिल में बसती है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत। यहाँ खड़ा हर व्यक्ति जब इस विशाल प्रतिमा की ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ पत्थर और धातु का ढांचा नहीं, बल्कि उस आत्मा की अभिव्यक्ति है जिसने हमें एकजुट किया। यही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें याद दिलाती है कि एकता केवल शब्द नहीं, बल्कि भारत का स्वभाव है। नंबर 2, ऑनरोविल, विश्व को एक सूत्र में बांधने वाला प्रयोग। नगर दक्षिण भारत के पुदुचेरी और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित ऑनरोविल एक ऐसा नगर है जो मानवीय सीमाओं से परे जाकर जीवन को समझने की कोशिश करता है। 1968 में इसकी स्थापना द ब्लीड मदर यानी मीरा अल्फासा ने की थी, जो श्री अरविंद के विचारों से प्रेरित थी। उनका सपना था एक ऐसा स्थान बनाने का जहां न कोई धर्म हो, न राजनीति, न रंग, न जाति, सिर्फ इंसानियत। ऑनरोविल उसी सपने का साकार रूप है, जहां आज 50 से ज्यादा देशों के लोग बिना किसी भेदभाव के साथ रहते हैं। यहाँ का नाम ऑनरोविल संस्कृत शब्द औरोरा और विला से लिया गया है, जिसका अर्थ है भोर का शहर, एक ऐसी जगह जहां हर दिन मानवता की नई सुबह होती है। इस नगर का केंद्र है मातृ मंदिर, एक विशाल सुनहरा गोला जो सूर्य की तरह चमकता है और अंदर से ध्यान के लिए बना है। मातृ मंदिर के भीतर कोई मूर्ति, कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है,
केवल मौन और प्रकाश है, जो इस विचार को दर्शाता है कि आध्यात्मिकता किसी धर्म की बंधन में नहीं, बल्कि हर आत्मा के भीतर होती है। यहां हर चीज प्रकृति और विज्ञान के संतुलन पर आधारित है। ऊर्जा सौर पैनलों से आती है, खेती जैविक तरीकों से होती है और घर मिट्टी, बांस और पत्थर जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए जाते हैं। ऑनरोविल में पैसों से ज्यादा महत्व सहयोग का है। यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली और साझा श्रम का उपयोग किया जाता है ताकि हर व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार योगदान दे सके। यह नगर किसी आधुनिक तकनीक से नहीं, बल्कि विश्वास, सहयोग और आत्मनिर्भरता से चलता है। इसके निवासियों का कहना है कि यहाँ रहने के बाद इंसान केवल जीवित नहीं रहता, बल्कि सच में जीना सीखता है। ऑनरोविल के चारों ओर फैले बगीचे, शांत सड़कें और हवा में घुली ऊर्जा इसे किसी और ही लोक का हिस्सा बना देते हैं। जब सूरज की पहली किरण मातृ मंदिर के सुनहरे गोले पर पड़ती है तो पूरा ऑनरोविल प्रकाश से नहा उठता है, जैसे खुद प्रकृति यह कह रही हो कि इंसान की असली शक्ति एकता में है। यहाँ बच्चे अलग अलग देशों से आते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, बिना किसी भाषा या धर्म के विभाजन के। यहाँ शिक्षा का मतलब किताबें नहीं, बल्कि जीवन को समझना है। ऑनरोविल को यूनेस्को और भारत सरकार दोनों का समर्थन मिला हुआ है, क्योंकि यह विश्व शांति और मानव एकता का जीवंत उदाहरण है। समय के साथ यह स्थान आध्यात्मिकता और स्थायी जीवन शैली का वैश्विक केंद्र बन चुका है। ऑनरोविल यह साबित करता है कि जब इंसान भेदभाव भूलकर साथ जीना चाहता है तो एक नई सभ्यता जन्म ले सकती है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि दुनिया को बदलने के लिए बड़े हथियारों की नहीं, बल्कि बड़े विचारों की जरूरत होती है। यही कारण है कि आज भी ऑनरोविल एक प्रेरणा है, उस भविष्य की झलक जहां इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होगी। नंबर 3, स्तकना गोम्पा। इंडस घाटी की चट्टान पर बौद्ध शरण स्थली। लद्दाख की ठंडी, ऊंची और शांत घाटियों में जब हवा हिमालय की चोटियों से टकराती है तो उसी सन्नाटे के बीच एक चट्टान पर बसा है स्तकना गोम्पा। यह बौद्ध मठ इंडस नदी के किनारे लेह से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे देखने पर लगता है जैसे किसी पहाड़ के बीच समय रुक गया हो। स्तकना का अर्थ है टाइगर की नाक, क्योंकि जिस चट्टान पर यह बना है उसका आकार सचमुच किसी बाघ की नाक जैसा दिखाई देता है। यह नाम ही इस मठ के रहस्य और आकर्षण को और गहराई देता है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में भूटान के महान संत चेजे जमयांग द्वारा कराया गया था, जिन्होंने इस स्थान को आध्यात्मिक साधना का केंद्र बनाया। सदियों बीत जाने के बाद भी यहाँ की दीवारों पर बनी चित्रकला, बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियां और मूर्तियां वैसी ही सुरक्षित हैं जैसी उस दौर में थीं। स्तकना गोम्पा सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उस इतिहास का साक्षी है जिसने हिमालयी बौद्ध परंपराओं को जीवित रखा। यहाँ तिब्बती बौद्ध धर्म की द्रुक्पा कग्यू परंपरा का पालन किया जाता है, जो ध्यान, अनुशासन और मौन साधना पर आधारित है। जब कोई यात्री इस मठ की सीढ़ियां चढ़ता है तो हर कदम के साथ हवा में एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे दुनिया का शोर पीछे छूट गया हो। ऊपर पहुंचने पर खुलता है एक विहंगम दृश्य। नीचे इंडस नदी नीली रिबन की तरफ बहती है, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां हैं और बीच में वह मठ खड़ा है जो सदियों से तूफानों, युद्धों और समय की हर मार झेलते हुए अब भी उसी शांति से खड़ा है। मठ के अंदर अनेक कक्ष हैं जहां बुद्ध की विशाल मूर्तियां विराजमान हैं। दीवारों पर रंग बिरंगे थांका पेंटिंग्स हैं, जिनमें बुद्ध के जीवन के दृश्य, ध्यान मुद्रा और तंत्र साधनाओं के प्रतीक दर्शाए गए हैं। प्रत्येक चित्र में इतनी बारीकी है कि लगता है मानो कलाकार ने हर रंग के साथ अपनी आत्मा भी उकेर दी हो। यहाँ के भिक्षु आज भी उसी परंपरा का पालन करते हैं जो सैकड़ों साल पहले शुरू हुई थी। दिन का अधिकतर समय ध्यान, मंत्र जाप और अध्ययन में बीतता है। स्तकना गोम्पा की सबसे अद्भुत बात है इसकी रणनीतिक स्थिति। प्राचीन काल में यह मठ न केवल धार्मिक केंद्र था, बल्कि युद्ध के समय एक सुरक्षित आश्रय भी। ऊंची चट्टान पर बने होने के कारण यह दूर से आने वाले दुश्मनों पर नजर रख सकता था। जब भी कोई आक्रमण होता, मठ के भीतर रहने वाले भिक्षु इसकी ऊंचाई का लाभ उठाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाते थे।
इसलिए यह स्थान केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि रक्षात्मक महत्व भी रखता था। आज यह मठ लद्दाख आने वाले यात्रियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, लेकिन यहां पहुंचने के बाद पर्यटक अक्सर मौन हो जाते हैं। शायद इस जगह की ऊर्जा उन्हें भीतर तक छू जाती है। जब सूर्य की किरणें शाम के समय इंडस की लहरों पर पड़ती हैं और गोम्पा का सुनहरा आकार उनमें प्रतिबिंबित होता है, तो लगता है जैसे प्रकृति स्वयं प्रार्थना कर रही हो। स्तक्ना गोम्पा सिर्फ एक मठ नहीं बल्कि एक जीवंत स्मृति है जो हमें बताती है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं बल्कि शांति में होती है। नंबर 4, मुन्नार की चाय बगाने। हरियाली में रचा जीवन का स्वाद। केरल के पश्चिमी घाटों की गोद में बसा मुन्नार एक ऐसा स्थान है जो हरियाली से ढका हुआ है, जहां धुंध बादलों की तरह नीचे उतरकर जमीन को छूती है और हवा में चाय की खुशबू तैरती है। मुन्नार भारत का सबसे प्रसिद्ध चाय उत्पादन केंद्र माना जाता है, लेकिन यह सिर्फ खेती की जगह नहीं, यह एक जीवंत कहानी है मेहनत, प्रकृति और परंपरा की। समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह इलाका ब्रिटिश काल में खोजा गया था, जब अंग्रेजों ने इसकी जलवायु और मिट्टी को देखकर यहां चाय की खेती शुरू की थी। उस समय मुन्नार को ब्रिटिश हिल स्टेशन कहा जाता था, जहां से भारत की बेहतरीन चाय इंग्लैंड भेजी जाती थी। समय के साथ मुन्नार की घाटियां हरे रंग की चादर में बदल गईं। पहाड़ियों की ढलानों पर फैली लाखों चाय की झाड़ियां इतनी सटीकता से लगाई गई हैं कि ऊपर से देखने पर यह जगह किसी हरे भूल भुलैया जैसी लगती है। यहां सुबह के समय जब सूरज की किरणें धुंध को चीरती हुई चाय के पौधों पर गिरती हैं, तो पूरा इलाका चमक उठता है, मानो धरती ने खुद चाय की पत्तियों से अपनी साड़ी बुनी हो। इन बागानों में आज भी रोजाना हजारों मजदूर काम करते हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं होती हैं। वे सुबह सुबह हाथों में टोकरी लेकर निकलती हैं और सबसे कोमल, सबसे सुगंधित पत्तियां चुनती हैं। हर चुनी हुई पत्ती के साथ उनके हाथों की मेहनत और अनुभव झलकता है। मुन्नार की चाय का असली जादू इसकी विविधता में है। यहाँ काली, हरी और उलोंग तीनों प्रकार की चाय बनाई जाती है और हर किस्म का स्वाद अलग होता है। किसी में मिट्टी की सौंधी गंध, किसी में हल्की मिठास, तो किसी में ठंडे मौसम की ठहरी हुई ताजगी। चाय बनाने की प्रक्रिया यहाँ अपने आप में एक कला है। पत्तियां तोड़ी जाती हैं, सुखाई जाती हैं, कूटी जाती हैं और फिर भाप में पकाई जाती हैं, ताकि उनमें प्राकृतिक तेल और सुगंध बरकरार रहे। मुन्नार के पास स्थित टाटा टी म्यूजियम में इस पूरी प्रक्रिया को दिखाया गया है, जहां आने वाले पर्यटक समझ पाते हैं कि एक प्याली चाय के पीछे कितनी मेहनत और कितनी सदियों की परंपरा छिपी है। इसके अलावा यहाँ की घाटियां सिर्फ चाय के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। पास ही स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी ताहिर नामक दुर्लभ पर्वतीय बकरी पाई जाती है, जो केवल इसी क्षेत्र में जीवित है। मुन्नार में समय धीमा चलता है। यहाँ शोर नहीं, बस हवा की सरसराहट है, झरनों की गूंज है और चाय के बागानों में काम करती महिलाओं की हल्की बातें हैं। शाम होते होते जब सूरज ढलता है तो पूरा मुन्नार सुनहरे रंग में नहाकर एक जीवित चित्र जैसा लगता है। इस दृश्य को देखकर एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ चाय नहीं उगाई जाती, बल्कि जीवन को सहेजने की कला सीखी जाती है। मुन्नार हमें यह सिखाता है कि प्रकृति और इंसान जब एक तालमेल में काम करते हैं तो धरती भी खुशबू बनकर जवाब देती है। एक ऐसी खुशबू जो हर प्याली चाय के साथ आत्मा तक उतर जाती है। नंबर 5, केरल के बैकवाटर, नदियों और नालों में बहती शांति की दुनिया। दक्षिण भारत के हरे भरे राज्य केरल में समुद्र और भूमि के मिलन से बना एक अनोखा संसार है बैकवाटर। यह जलमार्गों का विशाल नेटवर्क है, जिसमें नदियां, झीलें, नहरें और लैगून आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ की हवा में नमक और हरियाली का मिला जुला एहसास है और पानी पर तैरती नावों के बीच जीवन उतनी ही सहजता से बहता है जितनी धीरे यहाँ की नदियां। केरल के बैकवाटर, विशेषकर अल्पुझा, अल्पी और कुमारकोम के इलाके उन यात्रियों के लिए किसी सपने से कम नहीं जो भीड़ से दूर शांति की तलाश में आते हैं। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस पानी की लहरें हैं जो किनारों से टकराकर एक मधुर संगीत रचती हैं।
बैकवाटर का यह जाल लगभग 900 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, जिसमें 5 प्रमुख झीलें वेम्बनाड, अष्टमुड़ी, कायकुलम, चेम्बलिकोर और मनसरोवर आपस में नहरों के जरिए जुड़ी हुई हैं। वेम्बनाड झील, जो सबसे बड़ी है, 200 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली है और यही केरल के बैकवाटर का हृदय मानी जाती है। इस झील के किनारे बसे गांवों का जीवन पूरी तरह पानी पर निर्भर है। घरों की रसोई से लेकर स्कूल तक, सब तक पहुंचने के लिए लोग नावों का उपयोग करते हैं। इन नावों में से कुछ पारंपरिक कट्टुवल्लम होती हैं, जिन्हें पहले चावल और मसालों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज ये सुंदर हाउस बोट्स बन चुकी हैं, जिनमें सैलानी रातें बिताते हैं। रात के समय जब ये हाउस बोट्स शांत झील पर तैरती हैं, तो पानी में तारों का प्रतिबिंब दिखाई देता है और लगता है जैसे नाव आसमान में चल रही हो। भीतर से लकड़ी की खुशबू, नारियल के तेल की हल्की महक और दूर से आती मंदिर की घंटियां इस माहौल को और भी आध्यात्मिक बना देती है। सुबह होते ही झील के किनारे के गांव जाग जाते हैं। बच्चे छोटी नावों में स्कूल जाते हैं, महिलाएं पानी में कपड़े धोती हैं और मछुआरे अपने जाल डालते हैं। जीवन की यह गति इतनी सरल है कि लगता है जैसे समय यहां थम गया हो। यह क्षेत्र जैव विविधता से भी भरपूर है। यहाँ 150 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां, दर्जनों किस्म के पक्षी और असंख्य जल वनस्पतियां पाई जाती हैं। बैकवाटर के किनारे खड़े नारियल के पेड़, झील पर तैरती जलीय कुमुदिनी और आसमान में उड़ते सारस, यह सब मिलकर एक जीवित चित्र बना देते हैं। कुमारकोम बर्ड सैंक्चुअरी इस क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण है, जहां सर्दियों में साइबेरिया से प्रवासी पक्षी आते हैं। लेकिन बैकवाटर सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के सामंजस्य का उदाहरण है। यहाँ के लोग इन जलमार्गों के साथ जीना जानते हैं। वे इनसे सिर्फ भोजन या रोजगार नहीं लेते, बल्कि इन्हें अपना घर, अपनी संस्कृति मानते हैं। यहाँ के त्योहार, संगीत, नृत्य सब पानी से जुड़ते हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जैसी नौकायन प्रतियोगिताएं इस परंपरा को जीवित रखती हैं। जब शाम ढलती है और सूरज वेम्बनाड झील की लहरों में डूबता है, तो सुनहरी किरणें पानी पर फैलकर ऐसी चमक पैदा करती हैं कि लगता है मानो धरती खुद स्वप्न में खो गई हो। केरल के बैकवाटर हमें यह सिखाते हैं कि असली शांति तेजी में नहीं, बल्कि बहाव में होती है, धीरे धीरे, बिना शोर, बिना संघर्ष, बस बहते हुए। नंबर 6 है ग्वालियर किला। पत्थरों में गूंजता इतिहास और शौर्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की ऊंचाई पर एक विशाल चट्टान पर स्थित यह किला भारत की प्राचीनता और शौर्य का प्रतीक है। इतिहासकारों ने इसे भारत के सबसे अभेद्य किलों में गिना है। कहते हैं कि जो इस किले को जीत ले, वह मध्य भारत का स्वामी कहलाता है। इसकी दीवारें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि उनमें वीरता, बलिदान और सत्ता की कहानियां गूंजती हैं। ग्वालियर किले का नाम एक संत ग्वालिपा के नाम पर पड़ा, जिन्होंने यहाँ के राजा सूर्यसेन को कुष्ठ रोग से ठीक किया था। आभार स्वरूप राजा ने इस पर्वत पर एक दुर्ग बनवाया और इसे ग्वालियर कहा। इस कथा से ही इस शहर की पहचान शुरू हुई। यह किला 8वीं शताब्दी में राजा सूरजसेन द्वारा बनवाया गया था और बाद में इसमें विभिन्न शासकों ने अपनी अपनी छाप छोड़ी। यह वही किला है जिसने तोमर, मुगल, मराठा और ब्रिटिश सभी राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है। ऊंचाई पर बना यह दुर्ग लगभग 3 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला है और इसकी दीवारें पत्थरों की एक भूल भुलैया जैसी हैं, जो पहाड़ी की आकृति का अनुसरण करती हैं। इसके प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए 7 विशाल दरवाजे पार करने पड़ते हैं। हर दरवाजा युद्ध की रणनीति और सुरक्षा की सोच से बनाया गया था। किले के भीतर कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं मान मंदिर महल, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर और तेली का मंदिर। मान मंदिर महल राजा मानसिंह तोमर द्वारा 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसकी दीवारों पर नीले टाइलों की कारीगरी और संगीत मंडप की ध्वनिकी इस बात का प्रमाण है कि उस समय कला और स्थापत्य कितने विकसित थे। इस महल में राजा की रानी मृगनयनी के रहने की विशेष व्यवस्था थी, जो संगीत और नृत्य की महान पारखी थी। गुजरी महल अब एक पुरातात्विक संग्रहालय है, जहां गुप्त और मध्यकालीन काल की मूर्तियां
शिलालेख और दुर्लभ अवशेष रखे गए हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है शालभंजिका, जिसे भारतीय कला की उत्कृष्ट कृतियों में गिना जाता है। दूसरी ओर सास बहू का मंदिर अपने नाम से ही रोचक है। वास्तव में यह विष्णु भगवान को समर्पित दो मंदिर हैं, एक बड़ा और एक छोटा, जिन्हें स्थानीय लोगों ने सास और बहू के नाम से पहचान दी। इन मंदिरों की नक्काशी इतनी बारीक है कि हर स्तंभ और तोरण में जीवन की लय दिखाई देती है। किले की एक और खास पहचान है इसकी गुर्जरी झील, जहां से पूरे शहर का दृश्य एक चित्र की तरह दिखता है। जब सूरज ढलता है तो किला सुनहरी आभा में नहाकर किसी रक्षक की तरह शहर पर निगाह रखता प्रतीत होता है। इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि मुगल बादशाह बाबर ने इसे भारत के मोती कहा था। ब्रिटिश काल में यह किला सैन्य केंद्र बना और आज भी यहाँ की तोपें, झंडे और गलियां बीते युग की वीरता की याद दिलाती हैं। ग्वालियर किला सिर्फ एक स्थापत्य नहीं बल्कि भारतीय आत्मा का प्रतीक है, जहां धर्म, कला, युद्ध और संगीत सभी ने अपना स्थान पाया। यह हमें याद दिलाता है कि समय चाहे बदल जाए, पर जो पत्थर एक बार इतिहास को छू लेते हैं वे सदियों तक बोलते रहते हैं। नंबर 7, गड़ीसर झील। रेगिस्तान के बीच जीवन का सोता थार। मरुस्थल के बीच बसे राजस्थान के जैसलमेर शहर में जब सूरज की तपिश रेत को सोना बना देती है, तब उसी सुनहरी धरती के बीच एक शांत जलधारा चमकती है। यही है गड़ीसर झील। ये झील न सिर्फ रेगिस्तान के लिए जीवन का स्रोत रही है, बल्कि जैसलमेर की आत्मा का हिस्सा भी है। 1367 ईस्वी में महाराजा गढ़सी सिंह ने इस झील का निर्माण कराया था, ताकि सूखे से पीड़ित शहर को पानी की समस्या से मुक्त किया जा सके। यही कारण है कि झील का नाम पड़ा गड्डीसर, यानी गढ़सी सिंह की सरोवर। उस दौर में जब रेगिस्तान में पानी का एक बूंद भी अनमोल था, यह झील पूरे शहर के लिए जीवन रेखा बन गई। गड़ीसर झील सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, यह शहर की सांस्कृतिक धारा भी थी। इसके किनारों पर बने घाट, छतरियाएं और मंदिर उस युग के स्थापत्य कौशल के साक्षी हैं। झील के प्रवेश पर बना तिलोन का पोल आज भी सबसे प्रसिद्ध संरचना है। कहा जाता है कि इसे तिलोन नाम की एक नर्तकी ने अपने धन से बनवाया था, लेकिन शुरू में राजपुरोहितों ने इसका विरोध किया क्योंकि वह एक नर्तकी थी। अंततः जब राजा ने अनुमति दी तो तिलोन ने प्रवेश द्वार के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर दी, ताकि कोई इसे अपवित्र न कह सके। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि समाज में स्थान से नहीं, कर्म से सम्मान मिलता है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण झील के पानी पर गिरती है तो उसका प्रतिबिंब सोने की तरह चमक उठता है। झील में बने छोटे छोटे मंदिरों की परछाइयां पानी में तैरती दिखाई देती हैं और हवा में शंख और घंटियों की गूंज एक अद्भुत शांति भर देती है। यहाँ स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों नौका विहार करते हैं, पर असली जादू तब होता है जब शाम ढलती है। झील के ऊपर नारंगी आसमान फैलता है, पक्षियों का झुंड लौटता है और पानी की सतह पर शहर की रोशनी झिलमिलाने लगती है। यह दृश्य इतना मोहक होता है कि लगता है जैसे रेगिस्तान ने खुद एक आईना बना लिया हो, जिसमें वह अपनी सुंदरता को निहार रहा है। गड़ीसर झील जैसलमेर के लिए केवल ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह झील आसपास के भूजल को पुनर्जीवित करती है और यहाँ के पक्षियों व जीवों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। सर्दियों के मौसम में साइबेरिया और मध्य एशिया से प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। हंस, बतखें और पेलिकन जैसे सुंदर पक्षी इस सूखी भूमि को रंगों से भर देते हैं। झील के चारों ओर बने चौबारे और पवेलियन पर बैठकर जब कोई यात्री इसे देखता है तो उसे लगता है कि समय थम गया है। रेत, पत्थर और पानी, तीनों तत्व यहाँ एक साथ मिलकर जीवन का अर्थ बताते हैं। गड़ीसर झील इस बात की साक्षी है कि चाहे रेगिस्तान कितना भी कठोर क्यों ना हो, अगर इंसान चाहे तो रेत से भी जीवन की धारा बहाई जा सकती है। जैसलमेर के सुनहरे शहर में यह झील मानो एक नगीना है जो हर बार यह कहती है, जहां पानी है वहीं जीवन है और जहां जीवन है वहीं कहानी। नंबर 8, खजुराहो मंदिर। पत्थरों में उकेरी भावनाओं की कथा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूह दुनिया भर में अपने अद्वितीय स्थापत्य और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है।
यह मंदिर केवल पत्थर की इमारतें नहीं बल्कि मध्यकालीन भारतीय जीवन की जीवित झलक है। 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश के शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। उस समय खजुराहो को खरजुरवाहक कहा जाता था, जिसका अर्थ है खजूर के पेड़ों वाला स्थान। किंवदंती है कि यह स्थान देवताओं और मनुष्यों के मिलन की भूमि के रिक्त था, और शायद यही कारण है कि यहाँ की मूर्तियों में सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक उत्कर्ष का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। मूल रूप से यहाँ 85 मंदिर थे, लेकिन आज समय की मार झेलते हुए केवल 20 ही शेष बचे हैं। इन मंदिरों को 2 मुख्य समूहों में बांटा गया है, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी समूह के मंदिर सबसे भव्य और प्रसिद्ध हैं, जिनमें कंदारिया महादेव मंदिर अपनी अद्भुत नक्काशी के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है और इसे बनाने में 100 वर्षों से अधिक का समय लगा था। मंदिर की दीवारों पर बनी 800 से ज्यादा मूर्तियां जीवन के हर रूप को दर्शाती हैं। साधना, संगीत, युद्ध, नृत्य, प्रेम और भक्ति। हर आकृति में एक जीवंत भाव है जो पत्थर को भी जीवित बना देता है। अक्सर खजुराहो को केवल इसके कामुक चित्रण के लिए जाना जाता है, लेकिन यह एक अधूरा दृष्टिकोण है। वास्तव में इन मूर्तियों का संदेश गहराई में बहुत व्यापक है। ये मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा का प्रतीक है, जहां आध्यात्मिकता और शारीरिकता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन चित्रों में प्रेम को पाप नहीं बल्कि सृजन की ऊर्जा माना गया है। यही कारण है कि मंदिर के भीतर मुख्य गर्भगृह पूरी तरह आध्यात्मिक है, जबकि बाहरी दीवारों पर सांसारिक जीवन की झलकियां हैं। मानो यह दिखाना कि मनुष्य जब जीवन के समस्त अनुभवों से गुजरता है तभी ईश्वर तक पहुंच सकता है। इन मंदिरों की एक और अनोखी बात यह है कि इन्हें बिना गारे या सीमेंट के बनाया गया था। पत्थर के ब्लॉकों को एक विशेष इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया, जिससे यह संरचनाएं सदियों से सुरक्षित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीक ने इन मंदिरों को भूकंप और समय की चोट से बचाए रखा। खजुराहो केवल स्थापत्य का आश्चर्य नहीं बल्कि उस समय के भारतीय समाज का दर्पण भी है, जहां धर्म, कला और जीवन एक दूसरे से अलग नहीं थे। यहाँ की मूर्तियां किसी ग्रंथ की तरह हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए आंख नहीं, संवेदना चाहिए। सूर्यास्त के समय जब सुनहरी रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है तो लगता है जैसे हर मूर्ति अपने भीतर से जीवित होकर कुछ कह रही हो। शायद यह कि सुंदरता, प्रेम और आध्यात्मिकता तीनों एक ही ऊर्जा के रूप हैं। आज खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और हर वर्ष हजारों यात्री यहाँ आते हैं। लेकिन जो एक बार इन मंदिरों को देख ले, उसके मन में एक प्रश्न जरूर रह जाता है, क्या इंसान ने कभी पत्थर में इतनी गहराई से आत्मा को उकेरा था? खजुराहो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, बस मुस्कुराकर रह जाता है, जैसे कहता हो, रहस्य को जानना नहीं, महसूस करना सीखो। नंबर 9, पश्चिमी घाट, प्राचीन पर्वतमाला और जीवन की धरोहर। भारत के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर फैली पश्चिमी घाट पर्वतमाला सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि प्रकृति का जीवित संग्रहालय है। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक फैली है। इसका निर्माण लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जब धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में बदलाव आया और इसने अरब सागर से उठकर भारत के पश्चिमी हिस्से में एक प्राकृतिक दीवार बना दी। इस दीवार ने न केवल जलवायु को आकार दिया बल्कि दक्षिण भारत की पूरी जीवन प्रणाली को प्रभावित किया। मानसून की बारिश इसी पर्वतमाला से टकराकर देश के भीतर फैलती है और यही वजह है कि इसे भारत की जल जननी कहा जाता है। यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है क्योंकि यह दुनिया के 8 सर्वाधिक जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहाँ 7000 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 500 से अधिक पक्षी, 150 स्तनधारी और सैकड़ों उभयचर जीव पाए जाते हैं। इनमें से लगभग आधे जीव और पौधे केवल यहीं मिलते हैं, यानी धरती पर कहीं और नहीं। एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली और भद्रा जैसे राष्ट्रीय उद्यान इस पर्वतमाला की गोद में बसे हैं।
यह क्षेत्र एक ऐसा संसार है जहां प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता आज भी उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। पश्चिमी घाट का सांस्कृतिक महत्व भी उतना ही गहरा है जितना प्राकृतिक। यहाँ की पहाड़ियों पर हजारों साल पुराने पत्थर के मंदिर, गुफाएं और जलाशय बिखरे हुए हैं। माना जाता है कि प्राचीन व्यापार मार्ग, घाट दर्रे इन्हीं पहाड़ियों से होकर गुजरते थे, जिनसे व्यापारी मसाले, रत्न और कपड़े लेकर अरब देशों तक जाते थे। इन्हीं रास्तों से भारतीय संस्कृति ने दुनिया को दर्शन, गणित, संगीत और आध्यात्मिक विचार दिए। इसलिए कहा जाता है कि पश्चिमी घाट न केवल प्रकृति का चमत्कार है, बल्कि भारतीय सभ्यता की नसों में बहने वाला रक्त भी है। इन पहाड़ियों की सबसे अनोखी बात है यहाँ का संतुलन। हरे भरे जंगलों, झरनों और चाय बागानों के बीच बसे छोटे गांव अब भी प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते हैं। यहाँ के लोग अपने घर मिट्टी और बांस से बनाते हैं और खेती में रासायनिक खाद की जगह पारंपरिक जैविक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यह जीवन शैली सादगी और स्थिरता का उदाहरण है। पश्चिमी घाट में यात्रा करते हुए अक्सर बादल नीचे उतर आते हैं और कुछ पलों के लिए सड़क, जंगल और आसमान एक हो जाते हैं। कहीं पर झरना गिरता है तो कहीं पर घने पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छनकर आती हैं। सुबह के समय पक्षियों का कलरव और शाम को झिंगुरों की ध्वनि मिलकर ऐसा संगीत रचते हैं जो किसी भी आत्मा को शांति दे सकता है। यह पर्वतमाला हमें सिखाती है कि शक्ति केवल ऊंचाई में नहीं, स्थिरता में होती है। सदियों से यह धरती के मौसम को संतुलित रख रही है, नदियों को जन्म दे रही है और लाखों जीवों को जीवन दे रही है। अगर हिमालय भारत का मुकुट है तो पश्चिमी घाट उसकी सांसें हैं, शांत, स्थिर और अनंत। जब कोई यात्री इन पहाड़ियों के बीच चलता है तो उसे एहसास होता है कि वह किसी पहाड़ के बीच नहीं, बल्कि धरती की आत्मा के करीब पहुंच गया है। नंबर 10, गोवा के समुद्र तट, नीले जल में झिलमिलाती आजादी। अरब सागर के किनारे फैला गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य होते हुए भी शायद सबसे रंगीन, सबसे जीवंत और सबसे आजाद महसूस होने वाला स्थान है। यहाँ समुद्र, रेत और संगीत मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां जीवन अपनी पूरी सहजता में बहता है। गोवा के समुद्र तटों की पहचान सिर्फ उनकी सुंदरता नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में बसी स्वतंत्रता है। सैकड़ों सालों तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहने के बावजूद गोवा ने अपनी विशिष्टता बनाए रखी। यहाँ यूरोपीय स्थापत्य, भारतीय संस्कृति और समुद्री जीवन एक साथ सांस लेते हैं। गोवा का हर तट अपनी एक अलग पहचान रखता है। उत्तर गोवा का अरंबोल बीच अपनी चट्टानों और सूर्योदय के शानदार दृश्य के लिए जाना जाता है, जहां सूरज जैसे समुद्र में घुल जाता है। वहीं बागा और कलंगुट बीच पर संगीत, नृत्य और रात्रि जीवन की धड़कनें हर वक्त सुनाई देती हैं। दूसरी ओर दक्षिण गोवा के पालोलेम और अगोंडा बीच शांति के चाहने वालों के लिए है, जहां लहरों की आवाज ही सबसे बड़ा संगीत बन जाती है। गोवा की रेत सुनहरी है, पानी पारदर्शी और हवा में नमक के साथ आजादी की गंध है। यहाँ का समुद्र केवल सुंदर नहीं, बल्कि उदार है। इसमें हर तरह के लोग समा सकते हैं। मछुआरों की नावें, विदेशी पर्यटक, सर्फिंग करने वाले युवाओं और ध्यान में बैठे साधकों तक, सब यहाँ अपनी अपनी दुनिया में खोए हैं। गोवा के समुद्र तटों की यह विविधता शायद भारत की आत्मा का सबसे सटीक प्रतिबिंब है, जहां हर कोई अपनी तरह से जी सकता है। यहाँ के स्थानीय लोग, जिन्हें गोवन कहा जाता है, अपनी सादगी, संगीत प्रेम और मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। गोवा का तटीय जीवन केवल पर्यटन तक सीमित नहीं, यह समुद्र इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। यहाँ के तटों पर रोज सुबह मछुआरों की टोलियां अपने जाल डालती हैं और लौटते समय उनके चेहरों पर समुद्र जैसी चमक होती है। समुद्र उनके लिए देवता है, जिसे वे मात्स्य देव के रूप में पूजते हैं। यह वही भाव है जो सदियों से भारत की सभ्यता को जोड़ता आया है, प्रकृति के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व। शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज में डूबता है और आकाश लाल सुनहरा हो जाता है, तो गोवा के बीच पर एक अनकही शांति उतरती है। लहरें किनारे से टकराकर जैसे बीते दिन की कहानियां सुनाती हैं।
कुछ कदम दूर ढाबों में सागरी भोजन की खुशबू फैलती है, गिटार की धुनें गूंजती हैं और लोग हंसते हुए दिन का समापन करते हैं। यहाँ समय रुकता नहीं, बस धीमा पड़ जाता है ताकि हर पल को महसूस किया जा सके। गोवा के तट हमें सिखाते हैं कि सादगी ही सबसे बड़ी विलासिता है। यहाँ कुछ भी बनावटी नहीं, हर चीज प्राकृतिक है। चाहे आप तट पर बैठे हों या समुद्र में उतर चुके हों, यहाँ का अनुभव एक ही बात कहता है, जीवन लहरों की तरह है। अगर बहना सीख लिया तो हर किनारा सुंदर लगने लगता है। आज के वीडियो में इतना ही। भारत की इन अद्भुत और रहस्यमय जगहों में हर एक कहानी हमारे इतिहास, संस्कृति और प्रकृति की धड़कन है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली बार फिर आपको भारत की किसी और अनकही कहानी से रूबरू करा सकें।